नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर के एक बार फिर ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। और जो हमारी जो वीडियो चल रही है वो कक्षा 10 की छात्राओं के लिए गृह विज्ञान के अंतर्गत सीरीज़ में हम ये वीडियो डाल रहे हैं। और अभी ये जो वीडियो है इसमें से जो भी प्रश्न आपके बनेंगे, ये लास्ट वीडियो होगी गृह विज्ञान की। जो विकल्प प्रश्न गृह विज्ञान में छात्राओं के लिए बनते हैं वो सभी लगभग इन्हीं 6-7 वीडियो में समाहित हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं अपने टॉपिक को शुरू। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया। तो इसका पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सेफर्स विधि द्वारा कृत्रिम श्वास करते समय रोगी को लेटाना चाहिए तो कमर के बल या पीठ के बल या पेट के बल या किसी भी प्रकार से। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, पीठ पेट के बल। ठीक है, अगर सेफर्स विधि द्वारा पीठ के बल लेटाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, सिल्वेस्टर विधि में रोगी को लिटाया जाता है तो पेट के बल या उल्टा या पीठ के बल या किसी भी प्रकार से। तो देखो सिल्वेस्टर विधि में रोगी को जो है वो पीठ के बल लेटाया जाता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग। चलते हैं अगले प्रश्न पर, कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है तो जल में डूबने पर या फांसी लगा लेने पर या दम घुटने पर या ये सभी पर। तो देखो ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राइट आंसर हमारा है ग, तीनों अवस्थाओं में लेटाया जाता है। ठीक है, और कृत्रिम सांस दिलाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कृत्रिम श्वसन की क्रिया प्रारंभ करने से पूर्व साफ कर लेने चाहिए तो आंख, कान, नाक तथा मुंह या हाथ पैर। तो मैं बता दूं आपको, इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग, यानी कि नाक तथा मुंह को हमें अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पांचवा, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है डूबने पर, मूर्छित होने पर, अस्थि भंग में या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनमें से किसी भी प्रकार से सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग नहीं होता, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पर और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। बस आप लोग मेहनत से करते रहना और देखते रहना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर हमारा है नेक्स्ट चैप्टर, घायल का स्थानांतरण। ठीक है, ये चैप्टर है, इसमें देखते हैं क्या क्या प्रश्न बनते हैं हमारे। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के स्थानांतरण का उद्देश्य है तो धूप से बचाना, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना या पुनः दुर्घटना से बचाना, ये सभी। देखो अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो ये सभी सुरक्षा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग, यानी कि ये सभी धूप से भी बचाना, सुरक्षित स्थान पर भी ले जाना और पुनः दुर्घटना से बचाना ताकि पीछे से कोई दूसरी गाड़ी वगैरह उसको टक्कर ना मार दे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूर्छित अवस्था में घायल को स्थानांतरित करने की विधि है तो हस्त आसन द्वारा इन्हें हाथों पर बैठाकर, कंधे पर लाद कर ले जाना या सहारा देकर ले जाना, ये सभी। तो देखो अगर कोई मूर्छित है यानी कि कोई व्यक्ति बेहोश है तो उसको हमें, अगर कोई घायल है तो उसको हमें कंधे पर बैठा करके ले जाना चाहिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, घायल बच्चों के स्थानांतरण की सुविधाजनक विधि है तो हस्तासन विधि या सहारा देकर ले जाना या गोद में उठा करके ले जाना या पीठ पृष्ठ विधि। तो देखो अगर बच्चा है कोई और वो घायल हो गया है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करेंगे, हम उसे गोद में उठा करके ले जाएंगे, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, थोड़ा बस आप लोग ध्यान से देखते जाना, कुछ भी टफ नहीं है, आप लोगों को मैं बता दूं बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहें। अगला प्रश्न है हमारा, घायल व्यक्ति के स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है तो हस्त आसन द्वारा, गोद में उठाकर, कंधे पर लाद कर या स्ट्रेचर द्वारा। अगर कोई व्यक्ति घायल है, ज़्यादा चोट लग गई है तो सबसे अच्छी विधि जो है वो स्ट्रेचर पर लेटा करके उसको ले जाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग। प्रश्न नंबर 5, स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है तो खेलने के लिए, जी नहीं, बाजार जाने के लिए, जी नहीं, रोगी को ले जाने के लिए, घूमने के लिए। तो देखो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग, तो रोगी को ले जाने के लिए हमें स्ट्रेचर का प्रयोग करना चाहिए या करते हैं। चलते हैं अगले पेज पर और देखते हैं अगले पेज पर क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगले पेज पर नेक्स्ट चैप्टर आपका आ गया है। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं प्रश्न नंबर, नेक्स्ट पहले चैप्टर देख रहे हैं, रोगी को स्पंज कराना तथा सेक बफरा देना। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहती है तो ठंडी सेक, अगर किसी को तेज बुखार है, बहुत ज़्यादा तेज बुखार है इस अवस्थे में, तो कौन सा लाभप्रद होगा, ठंडी सेक देना या गर्म सेक देना या बफरा देना या पोलिस्ट्रिस देना। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, यानी ठंडी सेक। ठीक है,
कपड़ा भिगो भिगो करके उसे निचोड़ के उसके मत्थे पर रखते रहो, ताकि उसे बुखार धीरे धीरे उसका कम होता जाए, तीव्र ज्वर जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है तीव्र ज्वर में, तीव्र दर्द में, अधिक रक्त दबाव में, या चाहे जब। तो देखो, जब बफरा जो होता है उसकी टोपी जो रखी जाती है वो तब रखी जब व्यक्ति को बहुत ही तेज बुखार हो, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज बुखार उसको हो रहा हो, तो इसका मतलब हो जाएगा तीव्र ज्वर में। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, सेक करने से क्या लाभ होता है। तो ज्वर घटता है, सूजन घटती है, या ठंडक पहुंचती है, या कोई लाभ नहीं होता। तो सेक का मतलब होता है अगर हम सिकाई करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, तो सूजन जो होती है, चोट वगैरह जहाँ लग जाती है, मोच आ जाती है, तो सूजन जो है वो स्वेलियन वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ख। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है पुलटिस लगाने से क्या लाभ होता है। तो दर्द को कम करता है, सूजन बढ़ाता है, ठंडक पहुंचाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, दर्द को कम करता है, इसलिए पुलटिस की पट्टी वगैरह बांध ली जाती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां, गुम चोट का दर्द कम करने के लिए बांधी जाती है। तो पट्टी या पुलटिस या ठंडी पट्टी या मोटा कपड़ा। तो देखो, पुलटिस बांधी जाती है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, गर्म सेक किन अवस्थाओं में दी जाती है। तो तीव्र जोर में दी जाती है, तीव्र जोर में, तीव्र स्पंज करते समय, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, गर्म सेक जो है, तो ठंडी सेक तो बुखार में जो तेज बुखार होगा, तेज ज्वर होगा, उसमें दी जाती है, लेकिन गर्म सेक दी जाती है तीव्र दर्द में। अगर किसी को बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है तो उसको गर्म सेक दी जाती है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पर। तो बस ज़्यादा समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना आप लोगों को, केवल वीडियो को आपको केवल बस ध्यान लगा करके देखना है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखना है, लगाना है, बस ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नाड़ी, श्वास, गति और ताप का चार्ट बनाना। ठीक है, तो इसका पहला ही प्रश्न है, एक सामान्य स्त्री की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो स्त्री की अलग होती है और पुरुष की अलग होती है। तो 72 से 80, या ख 77 से 85, या 80 से 90, या 90 से 100। तो देखो, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक सामान्य स्त्री की जो नाड़ी का जो गति होती है वो 77 से 85 होती है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी 1 मिनट में कितनी बार चलती है। तो 20 से 30 बार, 40 से 50 बार, 60 से 70 बार, या 72 से 80 बार। ये तो आपने सुना ही होगा कि 72। तो 72 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 80 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा घ। यही हमारा राइट आंसर है। 72 से 80 बार जो है उसकी गति रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता भी नहीं सकता, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य कितनी बार सांस लेता है। 14 से 15 बार, 15 से 16 बार, 17 से 18 बार, या 18 से 20 बार। तो देखो, राइट आंसर इसका हो जाएगा, एक स्वस्थ मनुष्य जो है 15 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। जो एक सामान्य तापक्रम होता है मानव शरीर का, जब हमें बुखार ना हो, ना टेम्परेचर हमारा घट रहा हो ना बढ़ रहा हो, तो कितना होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो, मैं बता दूं, स्वस्थ मनुष्य का मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय है। तो कम से कम यानी कि अधिक से अधिक कितना समय लगना चाहिए जब शरीर के किसी भी व्यक्ति के शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं थर्मामीटर के द्वारा। तो एक सही 1/2 से 2 मिनट, या 2 मिनट से 3 मिनट, या 3 से 4 मिनट, या 5 मिनट। तो देखो, जब किसी का बुखार हम चेक करते हैं, किसी का फीवर चेक करते हैं, तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक उसको थर्मामीटर लगा कर रखते हैं, तभी पता लगता है कि इसको कितना बुखार है, इसके शरीर का टेम्परेचर कितना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ख। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। तो थर्मामीटर जो लगाते हैं डॉक्टर पेशेंट को, तो क्या ज्ञात करते हैं। नाड़ी की गति, जी नहीं। श्वसन की दर, जी नहीं। रुधिर का दबाव, जी नहीं। शरीर का तापमान, जी हाँ। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग। शरीर के तापमान का पता लगाया जाता है थर्मामीटर लगा करके। कभी कभी 2 जगह थर्मामीटर लगाया जाता है, जीभ के नीचे मुंह में, और हमारे हाथ के नीचे यानी बगल में। ठीक है,
तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे अगले चैप्टर पर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या है माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ठंडा पानी पीने की वजह से गला सा बैठ गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा 7वां। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है। जो हम सांस लेते हैं उसका मुख्य अंग क्या होता है? पिछले चैप्टर में भी वैसे ही क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसमें भी आ गया। फेफड़े होते हैं, अग्नाशय होता है, यकृत होता है या अमाशय होता है? तो देखो सांस लेने का जो मुख्य तंत्र या मुख्य अंग जो हमारा होता है वो होता है हमारे फेफड़े। ठीक है, और फेफड़े कितने होते हैं हमारे शरीर में? 2 फेफड़े होते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कै। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8। शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो शरीर का तापमान किस चीज़ से मापा जाता है? आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसे बुखार वगैरह ना आया हो। तो लैक्टोमीटर जी नहीं, थर्मामीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर? तो देखो डॉक्टरों के पास जो होता है वो थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर से वो हमारे शरीर का तापमान का पता लगाते हैं कि इसको बुखार है या नहीं है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार देखने में याद हो जाता है। 72 बार, 80 बार, 100 बार या 200 बार? तो देखो एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में वो 72 टाइम्स यानी कि 72 बार धड़कता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का क्या विकल्प हमारा सही है। ठीक है, तो 72 बार 1 मिनट में हृदय की गति जो है 1 मिनट में 72 बार होती है, यानी 72 बार हृदय धड़कता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना, बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नाड़ी दर का संबंध होता है तो मानव हृदय की धड़कन से होता है या भोजन पचाने से या श्वसन लेने से या इनमें से कोई नहीं? तो देखो नाड़ी यानी कि जो नब्ज वगैरह देखते हैं या बीपी वगैरह जो जिस तरीके से चेक करते हैं तो उसका जो संबंध होता है वो हमारे मानव हृदय की धड़कन से होता है कि मानव के हृदय की धड़कन जो है वो घट रही है या बढ़ रही है, हार्ट बीट जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11। शरीर का तापमान कब लेना चाहिए? तो शरीर का तापमान कब लेते हैं डॉक्टर लोग? तो खाना खाने के 15 मिनट बाद, ठीक है, या खाना खाने के तुरंत बाद लेते हैं, या कुछ भी खाने के 15 मिनट पे बाद, या पेय पदार्थ लेने के तुरंत बाद? तो मैं आप लोगों को बताऊं कि शरीर का जो तापमान डॉक्टर्स को देना चाहिए जब चेक कराते हैं कि हमें बुखार है या नहीं है, तो कुछ भी खाने पीने के 15 मिनट के बाद, यानी कि 15 मिनट आपने जो कुछ खाया पिया हो उसके ठीक 15 मिनट के बाद आप अपना तापमान चेक करा सकते हैं, उससे पहले नहीं करा सकते। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा गै। और आपके गृह विज्ञान के जितने भी आपके क्वेश्चन बनते थे, आपके जितने भी आपके चैप्टर हैं गृह विज्ञान में, 23 चैप्टर में से जितने वो विकल्प प्रश्न इंपोर्टेंट बनते थे उन सभी के हमने वीडियो बना करके आपको दिखा दी है। ठीक है, बस आप लोग टाइम निकाल करके इन्हें अच्छे से देखते रहना। जो लिखना चाहे वो अपना स्क्रीनशॉट डाल कर वैसे भी लिख सकता है। तो बस अंत में इतना ही कि सब बच्चे मन लगा करके अपनी तैयारी करें, पेपर बिल्कुल आपके सर पे हैं और समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। और बस अंत में इतना ही कि जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो बच्चे नए आए हो हमारे चैनल पर, जिन्होंने अभी अभी देखा है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लगभग सभी चैप्टरों के सभी सब्जेक्ट से हमने वीडियो बना करके डाल दिए हैं, तो प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। और एक एक प्ले लिस्ट में जा करके जितने भी एक सब्जेक्ट के अंदर से चैप्टर बनते हैं सभी की वीडियो हमने डाल दिया, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो कुछ कहीं समझ में ना आ रहा हो किसी भी चैप्टर में तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर करके बता सकते हैं कि सर जी यहाँ ऐसे समझ में नहीं आया, हम उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से बता देंगे। तो बस अंत में इतना ही कि सब बच्चे मन लगा करके पढ़ें, घर वालों का भी ध्यान रखें और घर वाले भी थोड़ा सा बच्चों का ध्यान रखें कि इन्हें अच्छे से टाइम दें, जब पढ़ने के लिए कहें भाई बैठ करके पढ़ो। अंत में इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।